बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है आपकी फ़िज़िक्स की बुक जो 9-10 में पढ़ाई जाती है। इसके कुछ चैप्टर्स 8 में इंक्लूड हैं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन का फ़िज़िक्स का। मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी नहीं है प्रिंटिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर जिसके जितने भी पेजेस इसमें हैं शामिल, मैं आपको इसके इमेजेस सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा लेक्चर के लिए मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में बना रखा है ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, तो लेक्चर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है और फिज़िक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक्स का डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, यानी कि फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या अहमियत है ये मैं आपको बताती हूँ। वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन आवर होम, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, ग्राइंडर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आप घर में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यकीनन इन सब चीज़ों से, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज से आप वाकिफ़ हैं, जिसके भी मैंने नाम नहीं, जैसे कि बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एसी वगैरह है या जूसर ग्राइंडर वगैरह है, इन सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि इसकी जो मशीन में जो प्रिंसिपल वगैरह जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ये सब फिज़िक्स से ही मुताल्लिक है। ठीक है, वो आप जब इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल भी पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दीज ऑल आर रन बाय इंजन। जितने भी दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए हम ये व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस हो गई, कार हो गई, रेलवे कैरेजेस वगैरह हो गई या प्लेन्स वगैरह हो गए, इन सब में ज़रा इंजन लगा हुआ है और इंजन बगैर फिज़िक्स के पॉसिबल ही नहीं है बनना। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंस ये हो गई फिज़िक्स की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है, पॉइंट नंबर 3 में बता रही हूँ आपको। वी लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स, वी सी द इवेंट्स फार अवे from us on the television screen and enjoy various programs telecast from the TV station. Physics involved in all above electronic devices. आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो प्रोग्राम्स जो आप देखते हैं, अब तो खैर इतना ज़्यादा और रुझान नहीं रहा रेडियो प्रोग्राम्स का, और टेलीविज़न की नशरियात के बारे में तो आप जानते होंगे, जो बाकायदा सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू आप देख रहे होते हैं। इस सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे टीवी है या रेडियो स्टेशन वगैरह से जो आने वाले प्रोग्राम जो रेडियो के ज़रिए आप देख रहे हैं, इसकी जो जितनी भी नशरियात आ रही है, ये सब किसके ज़रिए पॉसिबल है? फ़िज़िक्स के ज़रिए पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी विच हैज़ इट्स रूट इन एटॉमिक फिज़िक्स। ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी क्या है? लेज़र टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें लेज़र लाइट की मदद से, लेज़र की मदद से किसी बीमारी के, जैसे स्टोन वगैरह जो आता है, किसी को किडनी में स्टोन है या आँख में मोती आ जाता है, ये वो चीज़ें बीमारी वगैरह हैं जो आपने आमतौर पे सुन रखी हैं, इसलिए इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस सब चीज़ों में लेज़र का इस्तेमाल होता है, लेज़र ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके अलावा और भी लेज़र टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेडिकल साइंस में लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो वहाँ पर भी फिज़िक्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी बेसिकली डेफिनेशन है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, या अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे। मेटलर्जी बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है फ्रॉम ओर। ओर क्या है? ख़ाम चीज़ में से कोई ख़ास मेटल आप निकालना चाह रहे हैं तो वो उसको कहलाएगी उसकी मेटलर्जी। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर कंडीशन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। जो माहिर फ़ल्कियात वगैरह हैं, जिस तरह की चीज़ें बताते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सितारों के बारे में, ये सब इन सब चीज़ों में भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। सही है, और ये सब चीज़ें एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, आगे स्टडी करेंगे इसको तो पता चलेगा आपको कि किस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर एनर्जी भी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सब चीज़ें फ़िज़िक्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई हमारे पास यहाँ पर फ़िज़िक्स की, जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से फ़िज़िक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत रखती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या क्यों यूज़ हो रहा है कि हम किसी भी कोई स्टडी कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द होने वाले फिनोमिना के बारे में। सही है, तो उस कोई भी इम्पोर्टेंट फिनोमिना हो रहा है, कोई भी साइंटिफिक वर्क हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम सच्चाई जानना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में, तो ऐसे ही नहीं कर लेते, बल्कि उसके लिए कोई साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाता है जिसके ज़रिए हम वो
स्टडी करें, ठीक है। स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया जाता है, और साइंटिफिक मेथड किस तरह से करते हैं, बाकायदा उसको उसमें शामिल होने वाले स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। उन स्टेप्स को फॉलो कर कर ही हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते ही हम कोई जो है वो साइंटिफिक वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन एंड लॉ। ये कुछ जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, आप फिज़िक्स में भी यहाँ पर ये स्टडी की जा रही हैं, तो आप ज़रा इसको देख लीजिए कि ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है। इन अ साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन. Observation are taken very carefully and systematically. In this way, all possible informations are gathered about a physical phenomena under investigation. अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आम ज़बान में इसको क्या कह सकते हैं कि गौर फिक्र करना, ठीक है। गौर करना यानी कि आपने कोई भी साइंटिफिक वर्क किया है, आपके लिए अहम चीज़ ये, आप इसके लिए स्टडी जब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस पर गौर नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ऑब्ज़र्व किया किसी फिनोमिना को, साइंटिफिक वर्क को, कि इसमें अहम चीज़ क्या है, ठीक है। उसको आपने केयरफुली ऑब्ज़र्व किया पहले एहतियात से, और सिस्टमेटिकली किया, यानी प्रॉपर वे में किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको मुमकिना जो मालूमात उससे मिली वो आपने अपने पास जमा कर ली, सही है, ताकि आपको फर्दर स्टडी करने में मदद मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टेप साइंटिफिक मेथड के लिए, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में क्या किया जाता है, बाय कीपिंग ऑब्जर्वेशन इन माइंड अ साइंटिफिक मेक्स सम हाइपोथेसिस or postulates to explain the phenomena. So hypothesis is a notion of a scientist on which he tries to explain the phenomena. अब ऑब्जर्वेशन को आपने अपने माइंड में रखना है, सही है। ये साइंटिस्ट की बात हो रही है, साइंटिस्ट ने अपने माइंड में ऑब्जर्वेशन को रखा ताकि उससे कुछ हाइपोथेसिस बनाया जा सके, और वो जो फिनोमिना जो हुआ है, जो आपने स्टडी किया है, उसके बारे में आप अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स रखकर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। हाइपोथेसिस इज अ नोशन ऑफ अ साइंटिस्ट ऑन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, यानी कि फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन को माइंड में रखते हुए आपने कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक ट्रायल आइडिया होता है, ठीक है। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सही साबित हो, इसमें गलती भी हो सकती है, यानी कि वो रॉन्ग भी साबित हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ स्टिल अ ट्रायल आइडिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा साइंटिफिक मेथड का, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, बेसिकली अ प्रोसीजर कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर एन अननोन फैक्ट और लॉ, टू टेस्ट और इस्टेब्लिश अ हाइपोथेसिस और टू इलस्ट्रेट अ नोन लॉ, ठीक है। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जाता है ये वो प्रोसीजर है जो हमने अपनाया है, लेकिन कंट्रोल कंडीशन में, हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं है, लेकिन उससे हम क्या करना चाहते हैं, कोई वो चीज़ दरियाफ्त करना चाहते हैं जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, किसी भी लॉ के बारे में, सही है। अब उससे हम टेस्ट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे हाइपोथेसिस, ताकि हमें उसकी मदद से मज़ीद जो मालूमात हासिल की जाए वो एंड तक लॉ बन जाए, ठीक है। यानी इसमें गलती की आगे कोई गुंजाइश नहीं रह जाए, ठीक है। वो किस तरह से होगा, नेक्स्ट स्टेप है थ्योरी। अ थ्योरी इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड गिव्स एन एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमिना। द थ्योरी इज चेक्ड बाय एक्सपेरिमेंट। इफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एग्री विद ईच अदर द थ्योरी इज रिगार्डेड करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ डिस्कार्डेड। अच्छा, अब हमने ये जो स्टेप्स फॉलो किए हैं लास्ट में, जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि थ्योरी जो डिज़ाइन की जाती है वो किसकी बुनियाद पे की जाती है, हाइपोथेसिस की बुनियाद पे की जाती है, ठीक है, जिससे जो है हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी फिनोमिना को। अब ये जो हमें जो एक्सप्लेनेशन जो मिली है, ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो मिली है, उसको हम थ्योरी वो जब कब बनेगी, जब उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए चेक करेंगे, और अगर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एग्री हो रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं अगर, तो फिर वो थ्योरी सही मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी। यानी कि आपने जो थ्योरेटिकल वर्क किया है और एक्सपेरिमेंटल वर्क, थ्योरेटिकल वर्क और एक्सपेरिमेंटल वर्क जो दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ गया तो उसका मतलब है वो सही है, वो थ्योरी आपकी सही साबित होगी, अदरवाइज़ वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, प्रेडिक्शन। आमतौर से इसको हम पेशन गोई भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन और फोरकास्ट इज़ जैसे कि आप पेशन गोई होती है, आजकल मौसम के बारे में प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि हाँ भाई बारिशें होने वाली हैं, सही है, तो ये वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट से ही पता चलता है ना, प्रेडिक्शन है, लेकिन वो सही भी हो सकती है और वो सही नहीं भी हो सकती, यानी कि चांसेस हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन इसको कहते हैं। अ प्रेडिक्शन और फोरकास्ट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट द वे थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर, ऑफन बट नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और नॉलेज, यानी कि ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में होने वाली चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो प्रेडिक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
जो कि लास्ट है साइंटिफिक मेथड का पॉइंट, वो है लॉ. इफ़ प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट द थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट एंड देन थ्योरी बिकम अ लॉ. जो हमने प्रिडिक्ट किया था रिजल्ट को और जो हमें ऑब्टेन हुआ है डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं उससे हमें जो रिजल्ट मिले हैं, सही है, द थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट एंड देन थ्योरी बिकम्स अ लॉ. इसका मतलब क्या है, अगर थ्योरी जो है वो करेक्ट साबित हुई है तो ही वो आगे जाके लॉ बनेगी, अदरवाइज थ्योरी अगर साबित नहीं हुई ठीक तो वो लॉ नहीं बनेगी. सही है. तो लॉ क्या है, द लॉ इज़ सच अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग the behavior of nature which explains the observation and experiment of the past and can predict about other aspects of nature. यानी कि लॉ जो है वो स्टेटमेंट होती है जो बिहेवियर, जो नेचर की जो बिहेवियर है उसको वो एक्सप्लेन करती है, और ये तमाम चीज़ें इन पिछले हमारे जितने भी साइंटिफिक मेथड है उसको फॉलो करते हुए हमारे तो ही हम लॉ तक पहुँचे. यानी ऑब्जर्वेशन किया हमने, फिर ऑब्जर्वेशन की गौर करना है, हाइपोथेसिस में यानी कि जो हमने जितना भी साइंटिफिक वर्क किया है उसके बारे में पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी है कि हाँ ये एक ट्रायल आइडिया है कि हो सकता है. ठीक है. अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट को, थ्योरी को लेके, प्रेडिक्शन को लेते हुए अब हम लॉ तक पहुँचे. यानी कि जब बार बार कोई चीज़ टेस्ट कर ली गई है और उसको एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं उन सब का आपस में मैच हो रहा है और अब वो बिल्कुल सही साबित हो गई, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तब जाके वो लॉ बनेगी. ठीक है. तो ये वो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड में जो इन्वॉल्व हैं ताकि हम कोई भी जो साइंटिफिक वर्क है उसको स्टडी करें. सही है. उसमें ये आसानी पैदा करता है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. ठीक है.